निक, छोड़ दे उस कॉन्ट्रैक्ट को और इधर आ। तू उस कॉन्ट्रैक्ट में लगा हुआ है, तुझे पता नहीं कि मेरा टाइटल चोरी हो गया। और चोरी किसने किया? तुम्हारे गोल्डन बॉय कोडी रोड्स ने। तो अभी के अभी तू यहाँ आ और इस मामले को सेट कर। ड्रू ड्रू ड्रू, ये बात तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो भी हुआ है वो तेरे साथ तूने खुद किया। हालांकि उस मैच में तूने रेफरी को भी अटैक किया, लेकिन फिर भी तू जीत नहीं पाया। तो दूसरों को बोलने से पहले खुद की शक्ल देख ले। शक्ल देखूं मैं? अबे सालो, तुम लोग क्या कर रहे हो? कोडी रोड्स रॉयल रंबल भी हारा, कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर भी हारा, फिर भी उसको टाइटल चांस कैसे दे दिया तुम लोगों ने? सच तो ये है कि तुम लोग उस कॉर्पोरेट कोडी का पिछवाड़ा चाटने में लगे हुए हो। अबे ओए, तू ये सब नहीं बोल सकता। तुझे पता है मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ। और तू बात कर रहा है एलिमिनेशन चेंबर और रॉयल रंबल की, जिसमें दोनों बार तूने कोडी रोड्स को स्क्रू किया। फिर तभी दोस्तों ड्रू सीधा रिंग में आ जाता है और निक एल्डिस को बोलता है कि ये सब तुझे सेट करना है। तभी वहां पे आ जाता है जैका फाटू। यार मी, क्या सही क्या गलत, जो भी हुआ सही हुआ, और तू सबको ब्लेम कर रहा है। ये तेरे साथ मैंने किया और अब तेरा पिछवाड़ा तोड़ूंगा मैं। पता है जेकब क्या, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, कोडी रोड्स से, निक एल्डिस से और इन सब लोगों से। तो इसलिए मैं ये WWE छोड़ रहा हूँ। और जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर ये बोल कर गए, मुझे तो लगा कि भाई सच में ड्रू मैकिंटायर इस बार WWE छोड़ देंगे। और इसी चक्कर में निक एल्डिस और जेका फाटू भी परेशान हो गए कि क्या सच में ड्रू जा रहा है। फिर निक एल्डिस और जेका फाटू बैक स्टेज में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पे ट्रिक विलियम इन्वॉल्व कर देता है, जिसपे जेका फाटू बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। और इसी चक्कर में निक एल्डिस ने जेका फाटू और ट्रिक विलियम की कर दी मैच सेट। मैच तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा गया, लेकिन वहां पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो सीधा अटैक कर देते हैं जेका फाटू पे, जिसकी वजह से ट्रिक विलियम फायदा उठाकर जेका फाटू से ये मैच जीत जाता है। इस मैच में ये चीज देखकर समझ आया कि ड्रू मैकिंटायर कहीं नहीं जाने वाला भाई। ये सब ड्रू मैकिंटायर का गेम प्लान था जेका फाटू को फोड़ने का। फिर एंड में ड्रू मैकिंटायर ने जेका फाटू को एक क्लेमोर भी लगा दी। अब इनकी ये राइवलरी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चीज इनकी रेसलमेनिया तक जा सकती है। फिर बैक स्टेज में सोलो सिकोआ दिखे अपनी पूरी MFTs के साथ। वहां पे वो यही बोलते हैं कि जब तक ये लाइटन अपने पास है, वायन 6 अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर सोलो सिकोआ वो लाइटन दे देते हैं टामा टोंगा को, और लाइटन देके वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पे आ जाता है शिनसुके नाकामोरा, जो टामा टोंगा को फुल मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि तू गुलाम लग रहा है और सिक्योरिटी गार्ड की तरह लग रहा है, जो सोलो सिकोआ का हर हुक्म मान रहा है। तभी वहां पे सोलो आ जाता है, जो उसको बोलता है कि मेरे भाई से दूर रहे। फिर इनका मैच होता है सोलो सिकोआ टाला टोंगा वर्सेस अंकल हाउडी और एरिक रोविन के बीच में। मैच अच्छा था, MFTs की डिस्ट्रैक्शन भी हो रही थी, और इसी डिस्ट्रैक्शन में सोलो सिकोआ भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जो एक स्पाइक मार देते हैं जो गेसी को और एक डेक्स्टर लूमिस को। फिर जब सोलो सिकोआ तैयारी करते हैं अंकल हाउडी को स्पाइक मारने की, तभी निकी क्रॉस आ जाती है, जो लाइटन लेके भागने की कोशिश करती है। और इसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में अंकल हाउडी ने मार दिया सिस्टर एबिगेल, और सिस्टर एबिगेल के साथ अंकल हाउडी यहाँ पे मैच जीत जाते हैं। फिर अंकल हाउडी खुश हो रहे थे कि लाइटन मेरे पास आ गई, तभी टामा टोंगा आकर उनको पटक देते हैं और लाइटन वापस लेके पूरी MFT को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर मैच होता है जेड गार्गिल और मी चेन के बीच में, जहां पे मैच की शुरुआत हुई ही नहीं थी, तो मी चेन ने जेड गार्गिल पे कर दिया था अटैक। लेकिन इस अटैक का कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई। एंड में जेड गार्गिल अपर हैंड लेकर इस मैच को जीत जाती है इजीली। फिर जेड गार्गिल रिया रिप्ली के खिलाफ कुछ प्रोमो देती है, तभी वहां पे आ जाती है रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली के आते ही भाई जेड गार्गिल वहां से भाग जाती है। और रिया रिप्ली ने सीधा बोल दिया कि रेसलमेनिया में अब मैं तुमसे ये टाइटल लेके रहूंगी। फिर एक और बार सेमी ज़ेन दिखे कोडी रोड्स के साथ, जहां पे सेमी ज़ेन कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेशंस बोलने आए थे, और ये भी बोला कि तूने जो बोला था तू चैंपियन बनेगा, और तू चैंपियन बन गया। और मैं सेमी ज़ेन और कोडी रोड्स का ये सेगमेंट देख देख कर थक चुका हूं भाई। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इतना तो पता है। और सेमी ज़ेन पूरी स्मैकडाउन में बस कोडी रोड्स के साथ ही दिखते हैं, और सेमी ज़ेन का अपना कुछ नहीं दिखाया। मतलब WWE ने सेमी ज़ेन की यह हालत कर दी है कि बस सेमी ज़ेन को दिखाना है तो कोडी रोड्स के साथ, वरना पूरी स्मैकडाउन में सेमी ज़ेन की
ना कोई मैच, ना कोई प्रोमो। अब अगर भाई सेमी ज़ेन का हील टर्न करना है तो कर दो। ये चीज रोज रोज हम देख देख कर थक चुके हैं। फिर वहां पे एलिस्टर ब्लैक भी आ जाता है। एलिस्टर ब्लैक कुछ बोलता है, फिर सेमी ज़ेन उसको बोलता है कि तू मेरे से दूर रहे। फिर नेक्स्ट मैच होता है वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए नाया जैक्स और लैश लेजेंड वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लेस के बीच में। और ये मैच स्टार्ट होने से पहले वहां पे आ जाती हैं बेला ट्विंस, जो बोलती हैं कि हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ टैग टीम के लिए और टैग टीम टाइटल्स हमें चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से जो भी जीते, लेकिन जो भी जीतेगा फिर हमसे मैच करनी पड़ेगी। और इस बेला ट्विंस के चक्कर में इस मैच को क्या हगा है भाई इन लोगों ने। अच्छी भली मैच जा रही थी, फिर नाया जैक्स ने इन्वॉल्व कर दिया बेला ट्विंस को और बेला ट्विंस पे वहां पे नाया जैक्स ने अटैक भी कर दिया। फिर जब एलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर लगाने जा रही थी तभी वहां पे बिरी बेला आकर नाया जैक्स पे कर देती हैं अटैक और ये मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई। फिर इन तीन टीम्स के बीच में वहां पे बसड़ हो जाती है और इस बसड़ का फायदा उठा ले जाती है नाया जैक्स और लैश लेजेंड। अब ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया में इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है लॉस गार्जा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड R-Truth के बीच में और ये मैच कराने का भाई कोई फायदा मुझे नहीं दिखा। एंड में क्या होता है, डेमियन प्रीस्ट और R-Truth डबल फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर होता है मिस टीवी का सेगमेंट और इस बार मिस का गेस्ट था जेली रोल, जहां पे मिस जेली रोल को ये बोलते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, जिस पे जेली रोल टोटली चिढ़ जाते हैं और मिस को बोलते हैं कि तुम लॉकर रूम लीडर नहीं, तुम लॉकर रूम लूजर हो। अब पता नहीं कि WWE वालों ने ये सेगमेंट क्या सोच कर रखा था भाई। फिर वहां पे किट विल्सन भी आ जाते हैं जो उसको टॉक्सिक बोलते हैं। फिर जेली रोल चिढ़ जाते हैं और जेली रोल जो पंच मारने जा रहा था किट विल्सन को तो वो लग जाता है मिज को। और जैसा कि हमको पता है कि भाई हमेशा ही मिज के साथ ऐसा होता रहता है, लेकिन ये सेगमेंट कराने का क्या फायदा, मुझे बस इतना बता दो। फिर नेक्स्ट मैच होता है टिफनी वर्सेस कियाना जेम्स के बीच में और ये मैच भी क्यों कराया गया था मुझे बिल्कुल पता नहीं और ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि चेल्सी ग्रीन, जूलिया, कियाना जेम्स, एल्बा फायर और टिफनी के बीच में ये चल क्या रहा है भाई। एंड में क्या होता है, इतनी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी टिफनी ये मैच जीत जाती है। फिर होता है आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना था कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में। और इस बार रैंडी ऑर्टन पे लिटरली क्या पॉप दिया है क्राउड ने भाई। मैं जब 2007 में यहाँ पे आया था तो पहली मैच मेरी हुई थी रैंडी ऑर्टन के साथ। फिर मैंने रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल जीतता हुआ देखा। फिर मैंने रैंडी ऑर्टन को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ देखा तो मुझे भी विश हो रही थी कि काश मेरे पास भी टाइटल होता। फिर मैंने WWE छोड़ दी और मुझे याद है कि रैंडी ऑर्टन ने मेंशन भी किया था कि मैं एक डिजर्विंग चैंपियन हूँ। फिर मैं WWE में वापस आया, ना मेरे पास भाई था और ना मेरी वाइफ साथ, मैं अकेला था, लेकिन मुझे सपोर्ट थी रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन, मैं मानता हूँ कि तू मेरा भाई नहीं है लेकिन तू मेरे भाई जैसा है। कोडी रोड्स, मुझे पता नहीं कि तू समझ रहा है कि नहीं, मुझे रेसलमेनिया की जरूरत है, मुझे इस टाइटल की जरूरत है। मेरे लिए आसान होता ड्रू मैकिंटायर को हराना, लेकिन अब तू आ गया बीच में यार। फिर कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि तू ये सब नहीं सोच, तू बस अपने मैच पे फोकस कर और जो तेरा दिमाग बोलता है तू वही कर। उसके बाद रैंडी ऑर्टन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और अचानक से अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और साथ साथ लो ब्लो भी मार देते हैं भाई। फाइनली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का हमें हील टर्न देखने को मिलेगा। और भाई आज जो रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स की हालत की है, लिटरली कोडी रोड्स को पूरा खूनो खून कर दिया और यही साइड रैंडी ऑर्टन की हम सब देखना चाह रहे थे। इस बात की तो खुशी हो रही है कि रैंडी ऑर्टन वापस आ चुका है, लेकिन इस बात का भी दुख हो रहा है कि भाई कोडी रोड्स के साथ बहुत आज बुरा हुआ। और रैंडी ऑर्टन वहां पे लिटरली रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कोडी रोड्स को मारते जा रहे थे। निक एल्डिस आता है, रैंडी ऑर्टन उसको फोड़ देता है। जेली रोल आता है, रैंडी ऑर्टन उसको भी फोड़ देता है। फिर लास्ट में स्टील स्टेप में फंसा के जो रैंडी ऑर्टन ने चेयर मारी भाई, मैंने समझा कोडी रोड्स तो गया। और ये होना भी जरूरी था क्योंकि अगर दोनों बेबी फेस होते तो मैच में इतना मजा नहीं आता, किसी न किसी एक को हील टर्न लेना था। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने अपना हील टर्न ले लिया। आपको ये रैंडी ऑर्टन का हील टर्न कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई, मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ।